नमस्कार और स्वागत है आनुवंशिकी का नया अध्याय एपिजेनेटिक्स और मेंडल के नियम को चुनौती में। आज हम जीव विज्ञान के एक ऐसे क्षेत्र की गहराई में उतरेंगे जो हमारी वंशानुक्रम की पारंपरिक समझ को बदल रहा है। सदियों से ग्रेगर मेंडल के नियमों ने ये बताया है कि गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? आधुनिक विज्ञान हमें कुछ नया बता रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको आनुवंशिकी के नए वैज्ञानिक खुलासों से परिचित कराना है, विशेष रूप से एपिजेनेटिक्स और एक हालिया माउस अध्ययन के बारे में जिसने मेंडेलियन आनुवंशिकी की सीमाओं को उजागर किया है। इससे पहले कि हम चुनौती को समझें, आइए मूल बातों पर वापस जाते हैं। ग्रेगर मेंडल कौन थे? ये 19वीं शताब्दी के एक ऑस्ट्रियाई भिक्षु और वैज्ञानिक थे जिन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रसिद्ध प्रयोग किए। मेंडल ने वंशागति के 3 मौलिक नियम दिए: प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम बताते हैं कि जीन्स कैसे माता पिता से संतानों में जाते हैं। मेंडल के काम ने आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी, लेकिन 20वीं सदी में डीएनए की खोज के बाद हमारी समझ और गहरी हुई। डीएनए हमारे शरीर की ब्लूप्रिंट है। जीन्स डीएनए के खंड होते हैं जो विशिष्ट प्रोटीन बनाने के निर्देश देते हैं, और वंशागति हेरिडिटी वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब समझते हैं एपिजेनेटिक्स को। सरल भाषा में कहें तो ये जीन एक्सप्रेशन में ऐसे बदलाव हैं जो डीएनए अनुक्रम को बदले बिना होते हैं। ये जीन पर एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। डीएनए मिथाइलेशन एपिजेनेटिक्स का एक प्रमुख तंत्र है। इसमें डीएनए पर छोटे रासायनिक समूह, मिथाइल समूह जुड़ जाते हैं जो जीन की गतिविधि को कम या बंद कर सकते हैं। ये तय करता है कि कौन सा जीन कब और कितना सक्रिय होगा। अब आते हैं उस नई खोज पर जिसने मेंडल के नियमों को चुनौती दी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 2026 में एक अभूतपूर्व माउस अध्ययन प्रकाशित किया। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने चूहों में ऐसे लक्षण देखे जो न तो मेंडल के नियमों के अनुसार विरासत में मिले थे और न ही डीएनए में कोई बदलाव था। ये पूरी तरह से एपिजेनेटिक बदलावों पर आधारित था। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ लक्षण, जिन्हें आकस्मिक इमर्जेंट कहा गया, केवल विशिष्ट क्रॉस या परिस्थितियों में ही दिखाई दिए और ये पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे गए, लेकिन सीधे मेंडल के नियमों के तहत नहीं थे। ये खोज हमें गैर मेंडेलियन वंशागति, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की दुनिया में ले जाती है। ये ऐसे वंशागति पैटर्न हैं जो मेंडल द्वारा बताए गए साधारण प्रभुत्व और पृथक्करण नियमों का पालन नहीं करते। सरल शब्दों में, गैर मेंडेलियन वंशागति में गुण केवल डीएनए अनुक्रम द्वारा ही नहीं, बल्कि एपिजेनेटिक मार्कर, पर्यावरण के प्रभाव या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जैसे अन्य कारकों द्वारा भी नियंत्रित होते हैं। आकस्मिक एपिजेनेटिक लक्षण वे होते हैं जो अप्रत्याशित रूप से दिखाई देते हैं और पीढ़ियों तक चलते हैं। पैराम्यूटेशन एक उदाहरण है जहां एक एलील दूसरे एलील के फेनोटाइप को स्थायी रूप से बदल सकता है। एपिजेनेटिक्स में पर्यावरण की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारा परिवेश हमारा जीन एक्सप्रेशन बदल सकता है। ये नेचर बनाम नेचर वर्सेस नर्चर की पुरानी बहस को एक नया आयाम देता है। हमारा आहार, तनाव का स्तर और जीवन शैली सीधे डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन संशोधन जैसे एपिजेनेटिक परिवर्तनों को प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन के अनुभव हमारे बच्चों के वंशागति को प्रभावित कर सकते हैं। यद्यपि ये अध्ययन चूहों पर किया गया था, माउस मॉडल अक्सर मानव आनुवंशिकी के लिए प्रासंगिक होते हैं। मनुष्यों और चूहों के बीच एपिजेनेटिक तंत्रों में समानताएं हैं जो मानव स्वास्थ्य पर इसके निहितार्थ की ओर इशारा करती हैं। ये नई खोजें चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के लिए गहरे निहितार्थ रखती हैं। यदि लक्षण केवल डीएनए पर निर्भर नहीं करते, तो हमें रोगों को समझने और उनका इलाज करने के तरीके को बदलना होगा। जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स और यहाँ तक कि मनोविज्ञान भी आपस में जुड़े हुए हैं। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य एपिजेनेटिक बदलावों को ट्रिगर कर सकते हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य और रोग संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं। भविष्य में ये ज्ञान हमें व्यक्तिगत चिकित्सा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की ओर ले जाएगा, जहां हम केवल डीएनए नहीं बल्कि एपिजेनेटिक प्रोफाइल का भी विश्लेषण करके रोगों को रोक सकते हैं और उनका अधिक प्रभावी ढंग से इलाज कर सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि मेंडल के नियम आनुवंशिकी की शुरुआत थे, लेकिन एपिजेनेटिक्स और गैर मेंडेलियन वंशागति विज्ञान के नए सीमांत हैं। हमारी वंशागति की समझ अब अधिक व्यापक और गतिशील है। इस नए अध्याय को समझने के लिए धन्यवाद।